गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th का चैप्टर नंबर 27 मानव में संवेदी अंग और ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे। संवेदी अंग क्या होते हैं? सजीवों द्वारा या मानव द्वारा बाह्य पर्यावरण या वातावरण के अंदर होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों अर्थात घटनाओं को महसूस करना या उनके उद्दीपन, यानी जो घटनाएं घटित हो रही है उन्हें उद्दीपन कहते हैं। उन उद्दीपनों को विशेष अंगों द्वारा ग्रहण करना संपन्न किया जाता है। उन विशेष अंगों को जिनके द्वारा इन घटनाओं या उद्दीपनों को ग्रहण किया जाता है उन्हें हम संवेदी अंग कहते हैं। यानी वातावरण में होने वाली सभी प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग ही संवेदी अंग कहलाते हैं। मानव की बात की जाए तो मानव में 5 प्रकार के संवेदी अंग या भाग पाए जाते हैं, जिन्हें हम दूसरा नाम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ज्ञानेंद्रियों के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार मानव सहित अन्य जीवों में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। यानी इनकी संख्या कितनी है? 5, जो पर्यावरण में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों जैसे प्रकाश, वस्तुओं का देखना, तापमान, वातावरण में होने वाली विभिन्न ध्वनियों को सुनना, उनको पहचानना, विभिन्न पदार्थों की गंध या स्वाद का पता लगाना कि गंध किस प्रकार की और उनमें स्वाद किस प्रकार का है। इस प्रकार के जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं का पता लगाया जाता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, अधिक ताप, कम ताप आदि को महसूस करने वाला अंग भी ज्ञानेंद्रियों के अंदर आता है। ये ज्ञानेंद्रियां कितनी थी? 5। अगर उनकी बात करें हम कौन कौन सी और क्या क्या काम है उनके, नंबर 1 दर्शनेंद्रियां। दर्शनेंद्रियां है ना, जो देखने का काम करती है। किसका काम करती है? देखने का कार्य करती है। और ये जो अंग होता है वो होता है हमारा नेत्र या आंख। नेत्र या आंख दर्शनेंद्रिय का कार्य करता है, जो पर्यावरण में होने वाली जो संवेदनाएं हैं, घटनाएं हैं, उन्हें देखता है कि किस प्रकार से हो रही है। दूसरा, अगर हम ज्ञानेंद्रिय की बात करें तो घ्राणेंद्रियां। घ्राण यानी गंध का अनुभव कराने वाली, गंध को पहचानना। और गंध को पहचानने का काम जो अंग करता है वो है नाक। नाक किसी भी वस्तु की गंध को सूंघकर, यानी सूंघने का कार्य करती है। उससे उसमें किस प्रकार की गंध आ रही है उस गंध को पहचान कर अनुभव कराने का कार्य करती है, यानी गंध संवेदनाओं को ग्रहण करती है। तीसरी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, संवेदी अंग जो होता है हमारा श्रवेंद्रियां। सर्वेंद्रियां यानी सुनने का, सुनकर उद्दीपन को पहचान कराती है। उद्दीपन की क्या कराती है? पहचान कराती है। और ये जो संवेदी अंग होता है श्रवण इंद्रियों के रूप में
जो कार्य करता है वह संवेदी अंग है हमारा कान, कर्ण। कर्ण के अंदर जितनी भी ध्वनियां हैं वो ध्वनियां जाती है, उन ध्वनियों को कर्ण के द्वारा ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करके उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। यानी जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उद्दीपनों को ग्रहण किया जाता है, ग्रहण कर उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य संपन्न होता है। इसी प्रकार चौथी जो है स्पर्शेंद्रियां, यानी छूकर किसी चीज को छूकर अनुभव कराती है। क्या कराती है? छूकर। और ये जो अंग होता है संवेदी अंग वो होता है त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पूरा किससे ढका हुआ है? एक परत से ढका हुआ था और उस परत को हम त्वचा नाम कहते हैं, इसके नाम कहते हैं। इस प्रकार त्वचा पर कहीं भी अगर कोई चीज का अनुभव या स्पर्श होगा तो उसका त्वचा द्वारा उद्दीपन ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाकर उसे अनुभव कराया जाता है कि गर्म वायु है, ठंडी वायु है, ठंडा जल है, गर्म जल है, क्या है, उसको छूकर महसूस किया जाता है। पांचवी जो ज्ञानेंद्रियां हमारी वो है स्वादेंद्रियां। यानी स्वाद लेकर किसी वस्तु में स्वाद कैसा है? मीठा है, कड़वा है, तीखा है, खट्टा है या स्वाद नहीं है, उस चीज का अनुभव कराने वाला जो अंग होता है वो हमारा जिह्वा होती है। क्या होती है? जिह्वा या जीभ। जीभ के द्वारा हम किसी भी पदार्थ के स्वाद का अनुभव करते हैं। जैसे बात करें मीठा है तो जीभ के द्वारा पता लगेगा, कड़वा है, तीखा है, खट्टा है, ये सभी जो उद्दीपन है पदार्थ के स्वाद से संबंधित उनका का अनुभव स्वादेंद्रिया जिह्वा द्वारा कराया जाता है। इस प्रकार मानव में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है जिनके द्वारा मानव पर्यावरण में होने वाले सभी प्रकार के उद्दीपनों को अनुभव करता है। आंख के द्वारा देखने का कार्य करता है, नाक के द्वारा किसी भी प्रकार की गंध को पहचानने का कार्य करता है, कान के द्वारा पर्यावरण में होने वाली विभिन्न ध्वनियों को सुनने का कार्य करता है, त्वचा के द्वारा छूकर किसी वस्तु को अनुभव करता है और जिह्वा के द्वारा पदार्थ के स्वाद को पहचानने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों का हमने अध्ययन किया। अब इसमें से हम बात करेंगे पहली ज्ञानेंद्रियां आंख के बारे में कि आंख की संरचना किस प्रकार की होती है। तो आगे हम बात कर रहे थे मानव में संवेदी अंग ज्ञानेंद्रियों की, यानी वे अंग जो पर्यावरण में होने वाली सभी प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करते थे, उन्हें हमने संवेदी अंग नाम दिया था। जिसमें हम पहली बात करते हैं दर्शनेंद्रियां। जो संवेदी अंग होता है वो नेत्र होता है, अर्थात ये दृष्टि से संबंधित संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। नेत्र मानव को या सजीवों को प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अनुपम उदाहरण है या गिफ्ट है, अनमोल रतन है, जिसकी आकृति गोलाकार होती है। नेत्र गोलाकार आकृति में पाया जाता है। मानव में दोनों नेत्र सामने की ओर स्थित होते हैं, जिससे उसे सामने की ओर दोनों नेत्र होने का फायदा ये होता है कि दोनों नेत्र जब सामने होते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि उसे 180 डिग्री तक वो अपनी दृष्टि को बढ़ा सकता है, यानी वो 180 डिग्री तक देख लेता है। दूसरा, इसे 3D यानी तीनों विमाओं का ज्ञान हो जाता है। लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान तो हर जीव को होता ही है, लेकिन सामने की ओर दोनों दृष्टियां स्थित होने के कारण उसे गहराई का भी अंदाजा आसानी से लग जाता है। जबकि अन्य जीवों में जो दृष्टि या नेत्र जो स्थित होते हैं वो दोनों साइड स्थित होते हैं, जिससे उन्हें दोनों ही नेत्रों से अलग अलग प्रतिबिंब सा दिखाई देता है, जिसका वो समायोजन करते हैं।
बात करें नेत्र की संरचना की, तो नेत्र एक गोलाकार संरचना होती है जो मुख्य रूप से बाहरी रूप से इसकी जो भित्ति होती है, नेत्र की भित्ति, वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। इसमें 3 परत पाई जाती है। नंबर 1 श्वेत पटल, नंबर 2 रक्त पटल, नंबर 3 दृष्टि पटल। कोरोइड, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना, इन 3 परतों से इस नेत्र की भित्ति मिलकर बनी हुई होती है। इसकी सबसे बाहरी भित्ति श्वेत रंग की कठोर प्रकार की होती है, जो नेत्र की सुरक्षा करने का कार्य करती है, यानी बाहरी आघातों से सुरक्षा का कार्य करती है। यह एक अविच्छिन्न परत है जिसके सामने वाला या मध्य वाला भाग, अविच्छिन्न भाग पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है, जिसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये एक उभरा हुआ भाग होता है जो ऊपरी श्वेत पटल और निचली श्वेत पटल को जोड़ने का कार्य करता है। इस कॉर्निया भाग से ही प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। श्वेत पटल के अंदर जो ऊतक होते हैं, वो ऊतक कठोर प्रकार के होते हैं, जो नेत्र की गोलाई को बनाए रखने के साथ साथ बाहरी चोटों से ही रक्षा का कार्य करते हैं। ये जो सबसे ऊपरी परत होती है। दूसरी परत रक्त पटल होती है, या रक्ताव या कोरोइड कहते हैं, जो दोनों परतों के मध्य पाई जाती है। इस कोरोइड पटल के अंदर रुधिर वाहिनियों का या रक्त कोशिकाओं का घना जाल पाया जाता है। घना जाल पाए जाने के कारण ये गहरे रंग की दिखाई देती है, अर्थात रक्त उपस्थित होने के कारण या रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाने के कारण यह नेत्र को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा इस परत का रंग भूरा, नीला, काला प्रकार का होता है, जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश, कॉर्निया से होकर जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करेगा, उस प्रकाश को, अतिरिक्त प्रकाश जो परावर्तित होता है, उसे क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, जिससे नेत्र के अंदर परावर्तन की क्रिया संपन्न नहीं होती है और हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तीसरी जो परत होती है दृष्टि पटल या रेटिना, ये इसका सबसे अधिक संवेदी परत है या भाग है, क्योंकि इस परत पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी जो वस्तु बाहर की तरफ नेत्र के सामने स्थित होती है, उससे प्रकाश जाकर इसी परत के विशेष बिंदु पर केंद्रित होता है, जिससे वो हमें दिखाई देती है। इस परत में 2 प्रकार की कोशिकाएं या संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है शलायिका, दूसरी शंकु। शलाका और शंकु प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। शलाका कोशिकाएं जो होती है वो मंद प्रकाश के प्रति अत्यधिक उत्तेजित या ग्राही होती है, यानी कम प्रकाश में ये कार्य करती है। इनकी संख्या दृष्टि पटल में सबसे अधिक पाई जाती है, यानी पूरे रेटिना में इनकी संख्या अत्यधिक पाई जाती है। लगभग 115 मिलियन के आसपास ये शलायिका कोशिकाएं होती हैं, जबकि शंकु कोशिकाओं की संख्या लगभग 16.5 मिलियन के आसपास होती है, जो सबसे अधिक पीत बिंदु पर पाई जाती है। रेटिना का मध्य भाग में एक गड्ढा पाया जाता है। उस गड्ढे पर शंकु कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी दृष्टि का जो प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब का निर्माण इसी बिंदु पर बनता है, क्योंकि शंकु कोशिकाएं देखने में सहायक होती हैं। इसमें सहायक होती है, दृष्टि को पहचानने में सहायक होती हैं।
उस बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं, क्योंकि ये कुछ पीले रंग का दिखाई देता है या मैकुला लूटिया कहा जाता है। और इसके अंदर जो गड्ढा पाया जाता है, यानी ये गर्त के रूप में होता है, लगातार गोलाकार नहीं होता, यहाँ पर एक इस प्रकार से गड्ढे के रूप में उपस्थित होता है। इस गड्ढे को हम फोबिया सेंट लेरिस, यानी जो गड्ढा होता है उस गड्ढे को हम फोबिया सेंट लेरिस कहते हैं। उल्लू हम जानते हैं रात में देख सकता है, क्योंकि उल्लू के अंदर शलाकाएं, कौन सी कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं जो होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। और शलाका कोशिकाएं मंद प्रकाश के प्रति उत्तेजित होती है, ग्राही होती है, यानी मंद प्रकाश में भी अच्छी तरह देख सकती है। तो इस प्रकार उल्लू रात में शलाकाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण वो देख पाता है। इसी प्रकार दृष्टि पटल की जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं वे अंत में एक बिंदु से होकर, जितनी भी तंत्रिकाएं या कोशिकाएं होती है वो एक बिंदु से होकर एक गुच्छे का निर्माण करती है, जिसे दृक तंत्रिका कहते हैं। जहां से ये दृक तंत्रिकाएं निकलती है उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु पर ना तो शलाका कोशिकाएं होती है और ना ही शंकु कोशिकाएं होती है, यानी दोनों कोशिकाओं का अभाव होता है। इसलिए अंध बिंदु पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ना तो मंद प्रकाश के प्रति उत्तरदायी कोशिकाएं और ना ही दृष्टि संवेदना के लिए उत्तरदायी शंकु कोशिकाएं उपस्थित है। इसलिए इसे अंध बिंदु कहा जाता है। और अंध बिंदु से होकर ही दृक तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती है, जो वस्तु से आने वाले प्रकाश की संवेदनाओं को प्रतिबिंब के रूप में पीत बिंदु पर केंद्रित करके उन्हें मस्तिष्क की ओर भेजती है। मस्तिष्क में जब प्रतिबिंब से संबंधित संवेदनाएं जाती हैं तो उन संवेदनाओं का मस्तिष्क के द्वारा पूर्ण रूप से व्याख्या की जाती है, यानी उन्हें अच्छी तरह से संश्लेषण विश्लेषण कह सकते हो, तोड़ मरोड़ कर उन्हें नई संवेदनाएं व्यक्त की जाती है। और नई संवेदना जब वापिस आती है तो नेत्र के द्वारा वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देती है, यानी हुबहू वस्तु हमें दिखाई देती है। हम जानते हैं कि पीत बिंदु या दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। लेकिन वस्तु हमें पुनः सीधी दिखाई देती है। ये तो ही इसकी बात बाहरी परतों की। अब इसके अन्य भागों की बात की जाए तो पहला आता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, नेत्र के अंदर आइरिस के पीछे एक गोलाकार संरचना स्थित होती है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। जो नेत्र लेंस होता है वह उभय उत्तल प्रकार का होता है, यानी दोनों परतें उत्तल प्रकार की होती है। यह लेंस पारदर्शी जिलेटिन नामक ऊतक या प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो मुलायम एवं लोच युक्त, यानी जिसमें फैलने की और सिकुड़ने की क्षमता होती है। लेंस नेत्र के अंदर परतों के द्वारा निलंबन स्नायु द्वारा जुड़ा हुआ होता है या सेलरी पेशियों द्वारा पक्षांग पेशियों द्वारा दोनों ओर ऊपरी सतह से और निचली सतह से जुड़ा हुआ रहता है। इन पक्षांग पेशियों में फैलने की और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है, जिससे लेंस आवश्यकता अनुसार या तो लंबा होकर पतला हो जाता है या फिर सिकुड़कर पहले की तुलना में मोटा हो जाता है। तो इस प्रकार पक्षांग पेशियों के द्वारा निलंबन स्नायुओं तंतुओं में खिंचाव उत्पन्न होता है या शिथिलन उत्पन्न होता है, जिससे लेंस के आकार में परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के कारण ही हमें वस्तु बार बार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी फोकसन की क्रिया की जाती है, जिससे वस्तु हमें हर बार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेंस के बाद बात करें आइरिस की। आइरिस
एक काले रंग का या गहरे रंग का एक पर्दा होता है, झिल्ली होती है जो लेंस के आगे स्थित होती है। यह विभिन्न रंगों की होती है, नीली, भूरी, काली। जिस प्रकार का आइरिस का रंग होगा, नेत्र का रंग भी उसी प्रकार का होगा। यानी नेत्र का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। आइरिस भी स्नायु या निलंबन तंतुओं द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसमें फैलने सिकुड़ने वाली पेशियां पाई जाती है, जिससे ये अपने आकार को छोटा या बड़ा कर लेती है। आइरिस के मध्य में, किसमें? आइरिस के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है, गोलाकार छेद पाया जाता है। इस गोलाकार छेद को हम पुतली कहते हैं, प्यूपिल्स कहते हैं, जो नेत्र में जाने वाले प्रकाश को मार्ग प्रदान करता है। अब आइरिस का आकार या आइरिस के द्वारा पुतली के आकार को नियंत्रित किया जाता है। अगर आइरिस सिकुड़ जाता है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। जब आकार छोटा हो जाएगा तो नेत्र में कम प्रकाश प्रवेश करेगा। यदि आइरिस फैलता है तो पुतली का आकार भी पहले से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और ज्यादा प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करेगा। इस प्रकार प्यूपिल्स या पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है और पुतली के आकार को आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कॉर्निया, जो हमने बात की थी शुरू में कि श्वेत जो पटल होता है वो एक सतत परत होती है पूरे नेत्र में, लेकिन उसके सामने वाला फ्रंट वाला भाग पारदर्शी हो जाता है। पारदर्शी होकर उभरा हुआ भाग का निर्माण करता है। उस उभरे हुए भाग को ही हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया पारदर्शी होने के कारण नेत्र को प्रवेश करने में मार्ग प्रदान करता है। अगर ये पारदर्शी नहीं होता तो नेत्र के अंदर प्रकाश प्रवेश नहीं करता। नेत्र के अंदर कॉर्निया की संरचना में अगर परिवर्तन आ जाता है तो प्रतिबिंब के निर्माण में भी परिवर्तन आ जाता है। या तो हमें वस्तु धुंधली दिखाई देगी या दिखाई नहीं देगी। इसलिए कभी भी जब नेत्रदान किया जाता है तो नेत्रदान में केवल कॉर्निया का ही उपयोग किया जाता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस, ये तो अपना नेत्र लेंस और ये परत रही अपनी कॉर्निया, इन दोनों के मध्य तथा नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के मध्य एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जो नेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ आकार को भी बनाए रखने में मदद करता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य जो द्रव पदार्थ भरा होता है उसे नेत्रोद्द्रव एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, जो नेत्र की सुरक्षा करने यानी लेंस की और कॉर्निया की सुरक्षा करने के साथ साथ इनको नम बनाए रखने का कार्य करता है। दूसरा, नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के मध्य भी एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो थोड़ा गाढ़ा प्रकार का होता है और यह काचाव द्रव कहलाता है। यह नेत्र की गोलाई को बनाए रखने में सहायक होता है। अगर नेत्र की गोलाई में परिवर्तन आ जाएगा तो नेत्र का जो रेटिना है वो या तो आगे या पीछे हो जाएगा। उसके द्वारा भी हमें दृष्टि संवेदना वस्तु को देखने में तकलीफ उत्पन्न होती है। इस प्रकार नेत्र के हम विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। नेत्र के द्वारा जब वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है तो ये उत्तल प्रकार का लेंस होने के कारण पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनाता है वह प्रतिबिंब क्या बनता? उल्टा बनता है, जिसे दृढ़ तंत्रिकाओं के द्वारा संवेदनाओं को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। मस्तिष्क इन संवेदनाओं का व्याख्या करता है और व्याख्या करने के बाद उस वस्तु के प्रतिबिंब को जैसी वस्तु है उसी प्रकार के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं नेत्र के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेत्र में 3 ग्रंथियां पाई जाती है। एक तो होती है मीवोमियन ग्रंथियां, जो नेत्र के पलकों के किनारों पर पाई जाती है। जो ये नेत्र हैं, इसके जो ये पलक हैं, इन पलकों के किनारों पर मीसोवियन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां कॉर्निया जो होता है
उसके लिए तरल पदार्थ स्रावित करती है, जिससे कॉर्निया क्या बना रहता है, नम बना रहता है। तीसरी ग्रंथि पाई जाती है मॉल की ग्रंथि। मॉल की जो ग्रंथियां होती हैं वे ग्रंथियां पसीने के समान ग्रंथियां होती हैं, उनके रूपांतरण से बनती है। जो पलक होते हैं उन पलकों की बरौनियों में पाई जाती है, बरौनियों के किनारों पर, जो बाल होते हैं ना इनके किनारों पर पाई जाती है, जिनसे पदार्थ स्रावित होता रहता है, जो इन बरौनियों को नम बनाए रखने का कार्य करता है। तीसरे प्रकार की ग्रंथि होती है लैक्राइमल ग्रंथियां। इन्हें अश्रु ग्रंथियां भी कहा जाता है। जो ऊपरी पल्क और निचले पल्क होते हैं उनकी सतह पर 3 ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है, जिनसे एक क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है, जिसे अश्रु द्रव कहते हैं। इसमें विशेष एंजाइम होता है, लैक्राइमल एंजाइम पाया जाता है, जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, यानी नेत्रों को जीवाणुओं से इन्फेक्टेड यानी संक्रमित होने से बचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार नेत्र के अंदर 3 ग्रंथियां भी होती है, मीसोवियन ग्रंथियां, मॉल की ग्रंथियां और लैक्राइमल ग्रंथियां, जो नेत्र को नम बनाने का, कॉर्निया को नम बनाने का, बरौनियों को नम बनाने का, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। इस प्रकार हमने पहली दर्शन इंद्रियां नेत्र के बारे में अध्ययन किया है। इसके नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगर कोई समस्या है तो आप डाउट क्लास में जो 21 तारीख से शुरू होगी उनमें लिख लें।